शिंगो एक अकेला, अगली हारा हुआ है जो अपनी डेड एंड ऑफिस नौकरी में फंसा हुआ है। लेकिन एक दिन वो रीइंकार्नेट्स होकर तलवार और जादू की दुनिया में एक नोबल बन जाता है। केवल प्रॉब्लम यह है कि उसके इतने सारे बड़े भाई हैं कि उसे बेसिकली गरीब और अगली किसान की तरह ट्रीट किया जाता है। शिंगो कैसे सबसे मजबूत जादूगर बनेगा इस लैंड में और बिना किसी प्रॉब्लम्स के जिएगा, ये उसकी कहानी है। एपिसोड शुरू होता है हमारे बॉय हीरो के साथ, जो एक सूने वेस्टलैंड के बीच में अकेला खड़ा है। फियर्स लोग पिकैक्सेस से लैस उसकी ओर अग्रेसिवली देखते हैं। लड़का अपना हाथ उठाता है और कॉन्सेंट्रेट करता है। उसका जादू उसके दाहिने आर्म में इकट्ठा होता है। फिर वो मैजिक बीम छोड़ता है जो उसके सामने के पत्थरों और चट्टानों को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे जमीन समतल हो जाती है। उसके पीछे लोग चीयर करते हैं और वे वापस वर्क पर लग जाते हैं, जमीन को माइनिंग करते हुए। लड़का, जिसका निकनेम वेल है, देखता है कि उसके लोग पिकैक्स से जमीन जोतते हैं और टूटे पत्थरों को काट में ले जाते हैं। एक दूसरा लड़का उसके पास आता है और उसकी मैजिक की तारीफ करता है। यहां तक कि वर्कर्स भी यकीन नहीं कर पाते कि काउंट का जादू वास्तव में लैंड को डेवलप करने के लिए यूज हो रहा है। वेल स्माइल्स करता है और जाने वाला होता है, लेकिन उसका बटलर रोडेरिक उससे और जमीन साफ करने में असिस्टेंस मांगता है। कुछ घंटों बाद एक थका हुआ वेल फाइनली अपने घर टेलीपोर्ट करता है। लड़कियों का एक ग्रुप उसे हैप्पीली घर वापस स्वागत करता है और वह उनके साथ टी के लिए शामिल होता है। वे टीज करना शुरू करते हैं कि रोडेरिक उसे बेसिकली गुलाम की तरह काम करवा रहा है। वेल एडमिट्स करता है कि वो व्हाइट कॉलर नौकरियों में काम करने से इसकी आदत डाल चुका है, लेकिन लड़कियों को समझ नहीं आता कि वो क्या कह रहा है। वो अपने रूम में वापस जाता है, लेकिन निराशा में साय करता है। हालांकि ऑफिस वर्कर बनने के 10 साल हो चुके हैं, वो अभी भी अपनी नई दुनिया के साथ एडजस्ट नहीं कर पाया है। 10 साल पहले शिंगो बस एक नॉर्मल ऑफिस वर्कर था, अपनी डेड एंड नौकरी में। अकेले अपने अपार्टमेंट में घर जाता था और अपने लिए खाना बनाता था। एक रात वो लेट नाइट डिनर खाने वाला था जब वो गलती से अपने खाने के सामने सो गया। लेकिन जब उसने फिर से आंखें खोली तो वो अचानक एक अलग मील के सामने पाया। फिर वो प्लेट पर नोटिस करता है कि एक अलग चेहरा उसे घूर रहा है। वो एक बच्चा बन गया था एक अलग दुनिया में। म्यूजिशियंस बज रहे हैं और ऐसा लगता है कि वो एक वेडिंग सेलिब्रेशन में है। पहले तो उसे लगा कि वो बस ओवरसीज है, लेकिन सभी लोग जापानी बोल रहे थे। उसने गेस किया कि वो शायद सपना देख रहा है, लेकिन ये बहुत रियलिस्टिक था। यहां तक कि उसके सामने का खाना भी इतना रियल लगा जब उसने उसे छुआ। वो अपनी आंखें बंद करता है अपने ड्रीम से जागने के लिए, लेकिन एक आवाज उसे जागने को कहती है। एक बूढ़ा आदमी उसे उठने को कहता है ताकि वो सबके सामने खुद को इंट्रोड्यूस कर सके। वो आदमी उसे मेहमानों के एक ग्रुप के पास ले जाता है और शिंगो को खुद को परिचय देने के लिए अर्ज करता है। शिंगो पैनिक करता है जब वो सारे अडल्ट्स को नीचे की ओर देखते हुए पाता है। शुक्र है एक और बड़ा लड़का, जिसका नाम एरिच है, उसे अपने सबसे छोटे भाई वेंडलिन वॉन बेनो बॉमाइस्टर, या शॉर्ट में वेल, के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। क्या वो सचमुच दूसरी दुनिया में है? क्योंकि ये एक जर्मन नाम की तरह लगता है। आप लोग क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करें। इसके बाद एरिच वेल के पास बैठता है और उससे पूछता है कि क्या उसका दिमाग पहले ब्लैंक हो गया था। वेल एरिच से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है और चूंकि वो केवल 5 साल का है, एरिच उसे सब कुछ फिर से समझाता है। आज उनके सबसे बड़े भाई कर्ट की शादी है। उसने सर मेनबाग की दूसरी बेटी अमाली से शादी की। उनके पिता को अपने वारिस के लिए पत्नी ढूंढने में ट्रबल हो रही थी, इसलिए वो रिलीव था कि एक नोबल की बेटी ने उनके परिवार में शादी करने का फैसला किया। वेल को यह भी पता चलता है कि वे भी नोबिलिटी का हिस्सा है। रात बढ़ने के साथ और लोग टोस्ट करते हैं और अल्कोहल का आनंद लेते हैं। वेल अभी भी अपने नए शरीर के साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है और अपनी नई सिचुएशन से कोप कर रहा है। वो कम से कम थैंकफुल है कि वो भाषा ऑटोमेटिकली समझता है और साइंस पर लिखे शब्दों को भी पढ़ सकता है। अपने भाई के लिए इस लाविश समारोह के आधार पर वेल गैस करता है कि वे शायद एक बहुत रिच परिवार है, और अगर वो तीसरा बेटा है तो इसका मतलब है कि उसे काम करने या भूखे रहने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। वेल अपना फोक उठाता है
और फीस्ट का आनंद लेने वापस लग जाता है। अगले दिन वेल कंफ्यूज्ड होता है जब उसके सामने परोसा गया ब्रेकफास्ट गलत लगता है। ये था, उसके पास सूखी हार्ड रोटी और सूप है जो बेसिकली पानी है। उसका परिवार खाना एंजॉय कर रहा है जैसे नॉर्मल, लेकिन चारों ओर देखते हुए विल नोटिस करता है कि वॉलपेपर छील रहे हैं, दीवारों पर पेंटिंग्स फेड हो रही है और उनकी टेबल भी लकड़ी के टुकड़ों से बैली टिकी हुई है। जब उसका भाई फिशिंग से घर लौटता है, वेल उससे उनके परिवार की सिचुएशन के बारे में पूछता है। उन्होंने कल रात ऐसी शानदार पार्टी दी थी, तो वे पुअर क्यों लगते हैं? एरिच उसे समझाता है कि मेहमानों के सामने वे चीप स्केट्स नहीं बन सकते, इसलिए उन्हें दिखावा करना पड़ता है। लेकिन हकीकत में वे डर्ट पुअर है। टूटी हुई दीवारें पिछले नाइट पर्दों से ढकी हुई थी और जो खाना उन्होंने खाया वो स्पेशल मेन्यू था। लेकिन अब वे हर दिन हार्ड रोटी और पानी जैसे सूप पर वापस आ गए हैं। वेल इसे समझ नहीं पाता। वो अभी भी एक नोबल परिवार का तीसरा बेटा है, तो उसे कुछ तो मिलना चाहिए। हैरानी की बात है कि उसका भाई एरिच फिर उनके एक और भाई हेलमुट का स्वागत करता है जो हंटिंग से लौटा था। दो और युवक उनकी बातचीत में शामिल होते हैं, पॉल और हरमन। फिर एरिच मेंशन करता है कि उनके दो और भाइयों को शादी में अटेंड नहीं कर सके। वेल को आखिरकार एहसास होता है कि वे न केवल गरीब नोबल है, वो एक गरीब नोबल परिवार का 8वां बेटा है। लगता है उसके माता पिता ने बेडरूम में बहुत मजे किए। बाद में वेल अपने नए सराउंडिंग्स को स्टडी करने की कोशिश करता है। वे हेलमुट के किंगडम में है, जहां राजधानी स्टडबर्ग में 1 मिलियन नागरिक है। दक्षिण में ब्लाइकरोडर का ड्यूकडम है, लेकिन इससे भी आगे दक्षिण में वो ग्रामीण इलाका है जहां वे हैं, बॉमिस्टर नाइटडम। ये बहुत रूरल जगह है जहां केवल 800 लोग हैं और वो वहां के नोबल परिवार का 8वां बेटा है। वेल अपनी नई लाइफ के बारे में डिप्रेस्ड हो रहा है, लेकिन फिर वो नोटिस करता है कि उसके 3 भाई अपनी माँ को फेयरवेल कह रहे हैं। वो दौड़कर उनसे पूछता है कि क्या हो रहा है, तो एरिच रिवील करता है कि वे वास्तव में जा रहे हैं। वे अपनी जमीन को डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए भाई कट सब कुछ इनहेरिट करेगा और भाई हरमन ब्रांच परिवार में शादी करेगा। बाकियों के लिए उन्हें राजधानी में अपनी नई जिंदगी स्टार्ट करनी होगी और नोबल होना बंद करना होगा। एरिच वेल के सिर पर थपथपाता है और उसे सलाह देता है कि कुछ स्किल्स सीख ले और गूफिंग ऑफ बंद कर दे। वेल उदास होकर अपने भाइयों को गुड बाय करता है जब वे रवाना होते हैं। फिर वो सीधे अपने परिवार की लाइब्रेरी की ओर जाता है ताकि अपने फ्यूचर के लिए तैयारी शुरू कर सके। दुर्भाग्य से उसे जो भी किताबें मिलती हैं वे या तो पोएट्री किताबें हैं या लव किताबें। जैसे ही वो किताबों को शेल्फ पर वापस रख रहा था, उसने गलती से एक डिब्बा गिरा दिया। डिब्बे में एक कागज और एक क्रिस्टल बॉल है। जब वेल कागज पढ़ता है तो पता चलता है कि क्रिस्टल बॉल एक मैजिक एप्टीट्यूड क्रिस्टल है जो किसी के जादू की पोटेंशियल को माप सकता है। वेल कागज को डिसमिस करने वाला था क्योंकि मैजिक असली नहीं हो सकता, लेकिन उसे याद आता है कि वो अब एक अलग दुनिया में है। वो आगे पढ़ता है और सीखता है कि 1000 लोगों में केवल एक व्यक्ति के पास जादू स्पेल्स डालने के लिए पर्याप्त मना होता है। वेल को पहले से ही अपनी होप कम होती महसूस होती है, लेकिन वो आगे बढ़ता है। कागज आगे एक्सप्लेन करता है कि जादू हेरेडिटरी नहीं है। कोई भी महान मैजिशियन बनने की प्रतिभा रख सकता है, तो क्रिस्टल आपकी मदद कर सकता है ये पता लगाने में कि क्या आप बन सकते हैं। वेल को सचमुच विश्वास नहीं है कि वो इतना लकी होगा कि उसके पास मैजिक पोटेंशियल होगा, लेकिन वो डिसाइड करता है कि कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। वो क्रिस्टल बॉल को डेस्क पर रखता है और अपनी मना को उसमें पुश करने की कोशिश करता है। हालांकि कुछ भी नहीं होता। ये वही है जो वेल ने प्रेडिक्ट किया था, तो वो रियली निराश नहीं है। लेकिन उसकी सरप्राइज के लिए बॉल अचानक सफेद रोशनी से ब्रिलियंटली चमकने लगता है। इस बीच जंगल में गहराई में एक लंबे बालों वाला आदमी डिस्टर्बेंस महसूस करता है और इधर उधर देखता है। वापस महल में वेल अभी भी शॉक्ड है कि क्रिस्टल बॉल ने वास्तव में उस पर रिएक्टेड किया। वो कागज उठाता है और पता लगाने की कोशिश करता है कि इसका मतलब क्या है। टेक्स्ट के अनुसार बॉल इंद्रधनुष की तरह चमकेगा अगर उसके पास जादू के लिए हाई एप्टीट्यूड है। इसलिए वे यूजर को रेकमेंड करते हैं कि स्पेशलाइज्ड गाइड्स के जरिए जादू सीखें। वे लाइब्रेरी में इन गाइड बुक्स की तलाश में फाड़ने लगता है। हालांकि उसे केवल नॉवेल्स, ट्रैवल गाइड्स और रैंडम पोएट्री किताबें ही मिलती हैं। कोई मैजिक
किताबें कहीं भी। उसका फादर तब लाइब्रेरी में आता है ढूंढते हुए वेल को। वेल अपने फादर से पूछने की कोशिश करता है कि क्या उनके पास कोई और बुक्स है, लेकिन उसका फादर मानता है कि वो एक्चुअली पढ़ नहीं सकता, इसलिए उनके पास केवल वही एक रूम की किताबें हैं। वो वेल से फॉरेस्ट में जाने और फायरवुड इकट्ठा करने के लिए कहता है। बाद में जंगल में वेल एक रैंडम छड़ी से मैजिक डालने की कोशिश करता है, लेकिन वो जो कुछ भी करता है वो अपने मैजिक को एक्टिवेट नहीं कर पाता। वो जमीन पर उदास होकर बैठ जाता है, लेकिन अचानक एक आवाज उससे बात करने लगती है। ये आवाज एक लंबे बालों वाले आदमी से आ रही थी जो स्काई से नीचे उतरा। वो आदमी खुश था कि उसे आखिरकार कोई मिला जो उसके ही वेवलेंथ पर था। वो वेल के सामने घुटनों पर बैठता है और उसका नेम पूछता है, लेकिन वेल डर से कांपता है और अपनी छड़ी से उसे डराने की कोशिश करता है। वो आदमी माफी मांगता है कि उसने उसे स्कैर कर दिया और धीरे से छड़ी फेंक देता है। वो वेल को बताता है कि वह एक मैजिशियन है। इस बीच जो छड़ी उसने फेंकी वो पास की क्लिफ से नीचे गिरती है और गलती से एक बड़ा बोल्डर हिला देती है। वो बोल्डर चट्टान से नीचे लुढ़कता है और आसपास को हिला देता है। वो आदमी और वेल चट्टान के नीचे देखते हैं कि क्या हुआ, और उन्हें पता चलता है कि वो बोल्डर एक विशाल जंगली बोर पर गिरा था। वो बोर उस बोल्डर को धक्का देकर हटाता है और उन्हें चट्टान के ऊपर देखता है। ये सोचकर कि वे उसे मारने की कोशिश कर रहे थे, वो बोर चट्टान की ओर दौड़ता है। वो बोर एक तेज रोर निकालता है और वेल भागने की कोशिश करता है। हालांकि वो आदमी अचानक वेल को पकड़ लेता है और उसे रोक देता है। वो वेल को वापस खींचता है और उसके हाथों को बोर की ओर पॉइंट करता है। फिर वो उसे अपनी वाइंड मैजिक की कल्पना करने के लिए कहता है। वेल चिल्लाता है, लेकिन वो आदमी समझाना शुरू करता है कि उसे पहले अपनी मना को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करना होगा। दोनों हरे लाइट में चमकने लगते हैं और एनर्जी वेल के हाथ पर कॉन्सेंट्रेट होती है। वेल अभी भी पैनिक में है क्योंकि बोर उनकी ओर दौड़ रहा है, लेकिन उसका मैजिक आखिरकार एकजुट होता है और हवा उसके हाथ से निकलती है जो बोर को पीछे धकेल देती है। वो बोर अभी भी एंग्री है, लेकिन इस बार वो आदमी अपनी मैजिक से उसे असाइड फेंक देता है। फिर वो आखिरकार खुद को ब्लेक रोडर ड्यूकडम का पूर्व कोर्ट मैजिशियन एल्फ्रेड रेनफोर्ड के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। घर वापस वेल अभी भी अपने डेली खाने से निराश हो रहा है। डिनर के लिए उनके पास टी है जो इतनी पतली है कि वो बेसिकली पानी है। इस बीच एल्फ्रेड के साथ जो टी उसने पी थी वो फैंटास्टिक थी। बोर के साथ मुलाकात के बाद एल्फ्रेड एक कप टी के साथ समझाता है कि वो अपनी मैजिक को वेल को देना चाहता है। वेल क्यूरियस है कि क्यों, जब वो इसके लिए पे भी नहीं कर सकता, लेकिन एल्फ्रेड बस एक डिसाइपल चाहता है। ट्रेनिंग शुरू करने से पहले एल्फ्रेड वेल को वार्न करता है कि उसे अपनी मैजिक को सीक्रेट रखना चाहिए। अगर लोगों को पता चला तो वे इंसिस्ट कर सकते हैं कि वो अगला लॉर्ड बने, जिससे सक्सेशन डिस्प्यूट हो सकता है। अगले दिन उनकी पहली ट्रेनिंग सेशन में कैपेसिटीज का मिलान करना शामिल है। इसका मतलब है कि वेल अपनी मना कैपेसिटी को किसी ऐसे व्यक्ति से मैच कर सकेगा जिसके पास ज्यादा है। दोनों हाथ पकड़ते हैं और अपनी मना को दोनों के बॉडीज में सर्कुलेट करना शुरू करते हैं। वेल अमेज्ड है जब वो एल्फ्रेड की मना को महसूस करता है, जबकि एल्फ्रेड उसे कंग्रेचुलेट करता है। उसे चिंता थी कि वेल उसकी मना कैपेसिटी से मैच नहीं कर पाएगा, क्योंकि कैपेसिटीज जन्म से तय होती है। लेकिन वेल ने उसकी कैपेसिटी को भी पार कर लिया और अभी भी फुल नहीं हुआ। घर पर वेल का फादर उनके फैमिली लाइब्रेरी में क्रिस्टल बॉल को देख रहा है। वो सोच रहा है कि क्रिस्टल बॉल अपनी प्रीवियस जगह से क्यों हिल गया। उसे याद आता है कि वेल वहां पिछले दिन था और वो हंसता है। उसका वारिस कर्ट भी हंसता है और वे गेस करते हैं कि वेल शायद अपनी मैजिक टैलेंट की कमी देखकर डिप्रेस्ड हो गया होगा। इस बीच वेल एक्चुअली अपनी फायर मैजिक का अभ्यास कर रहा है। एल्फ्रेड उसे एडवांस्ड मैजिक सीखने के लिए तारीफ करता है, भले ही केवल कुछ ही दिन बीते हों। वो माउंटेन वेजिटेबल्स की एक बास्केट भी लाया है, क्योंकि वेल को फॉरेस्ट में चोर्स करने का इल्यूजन बनाए रखना है। उस रात बाद में उनके परिवार ने वेल की तारीफ की क्योंकि उसने बहुत सारी सब्जियां इकट्ठी की थी। कर्ट नाराज दिखता है, जबकि उनके पिता वेल से पूछते हैं कि उसने एक खास सब्जी कहां से ली। वो सब्जी केवल नदी के दूसरी तरफ उगती है, तो क्या वेल ने जादू का इस्तेमाल करके नदी पार की? फिर वो इस मजेदार बात पर हंसते हैं
जबकि कर्ट सोचने लगता है कि क्या वेल के पास सचमुच मैजिक है। कुछ दिन बाद वेल और अल्फ्रेड आसमान में उड़ रहे थे, जहां वेल ट्रैकिंग जादू का अभ्यास कर रहा था। वेल ने जमीन की वाइब्रेशन और टोपोग्राफी को महसूस किया, और जब उसने अपना टारगेट ढूंढ लिया तो उसने हवा से चलने वाली एक शक्तिशाली चट्टान उस पर फेंकी। फिर उन्होंने उस पक्षी को भून लिया और दोनों ने आपस में बांट लिया। वेल के पास स्पाइसी वसाबी की एक बोतल भी थी, जो उसने अल्फ्रेड को दी। अल्फ्रेड को वसाबी की तीखापन का पता ही नहीं चला। खाना खाते वक्त अल्फ्रेड ने वेल को चेतावनी दी कि जंगल के गहरे हिस्से में न जाए। जंगल में अभी भी ढेर सारे मॉन्स्टर्स हैं, जो वेल के लेवल से बहुत ऊपर है। जंगल में बहुत सारा फूड स्टफ्स और दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं, इसलिए लोग वहां आकर्षित होते हैं, लेकिन वो कभी वापस नहीं आते। खाने के बाद वेल ने अल्फ्रेड को बताया कि उसे लगता है कि कर्ट हाल ही में उसकी निगरानी कर रहा है। जहां भी वो जाता है, कर्ट उसका पीछा करता है और चुपके से देखता है। अल्फ्रेड अनुमान लगाता है कि शायद कर्ट को वेल की मैजिकल शक्ति का अंदाजा हो गया है और वो अपनी उत्तराधिकारी की पोजीशन को लेकर चिंतित है। सच कहें तो वेल को लॉर्ड बनना पसंद नहीं है। ये बहुत पेन लगता है और वो अपने भाई बहन के लिए परेशानी भी नहीं पैदा करना चाहता। दूसरी ओर उसके पास भविष्य की कोई प्लान्स भी नहीं है। अल्फ्रेड सुझाव देता है कि वो एडवेंचरिंग आजमा सकता है, जिससे वेल का इंटरेस्ट जागता है। वो अपनी आंखें बंद करता है और अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है। इस बीच अल्फ्रेड के हाथ में अचानक एक बैंगनी ऑरा दिखाई देता है। अल्फ्रेड अपना हाथ पकड़ता है और उसे वेल से छुपाता है। वो उस ऑरा को वापस दबाता है और थोड़ा और समय मांगता है। शुक्र है, वो सफल हो जाता है। रात के खाने के दौरान वेल अपने परिवार को बताता है कि वो एक एडवेंचरर बनना चाहता है। उसका बड़ा भाई इस खबर से खुश दिखता है, लेकिन उनके पिता बताते हैं कि उनके पास वेल को एडवेंचरर अकादमी में दाखिल करने के लिए पर्याप्त मनी नहीं है। अगले ट्रेनिंग सेशन में अल्फ्रेड वेल को वो टाउन दिखाता है जहां एडवेंचरर अकादमी है, ब्रेजबर्ग टाउन। ये एक मर्केंटाइल टाउन है जहां हर कोई मर्चेंट गिल्ड्स में शामिल हो सकता है। वेल समझता है कि वो एक में शामिल होकर और सामान बेचकर पैसे कमा सकता है, लेकिन पहले उसे वहां तक ट्रैवल करना सीखना होगा। ऐसा करने का एक तरीका है ट्रैवल जादू, खास तौर पर फ्लाइंग जादू। अल्फ्रेड फिर वेल को उसके हाथों से पकड़ता है और आसमान में ऊंचा उड़ता है। पहले तो वेल छोटी लड़की की तरह चीखता है, लेकिन जब अल्फ्रेड धीमा होता है तो वेल चारों ओर की विशाल और वंडरफुल दुनिया को देखता है। उस रात बाद में अल्फ्रेड को फिर से अपने डार्क कर्स से लड़ना पड़ता है। अगले दिन वेल अपने फ्लाइंग जादू का अभ्यास कर रहा होता है जब अल्फ्रेड उसे बताता है कि ये उनकी आखिरी ट्रेनिंग सेशन है। वेल उसे रुकने की गुजारिश करता है क्योंकि वो सिर्फ 2 हफ्तों से साथ में ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन अल्फ्रेड उसकी बात को बंद कर देता है। रात के खाने के वक्त उनके पिता बताते हैं कि जंगल में एक विस्परिंग डेड देखा गया है। ये एक अनडेड प्राणी है जो इंसान जैसा दिखता है और लोगों से बात भी कर सकता है। फिर भी ये पहले से ही एक लाश है, इसलिए इसे पेन महसूस नहीं होता। कुछ सालों बाद ये अनडेड अपनी चेतना खो देगा और एक ज़ॉम्बी बन जाएगा। वेल को अचानक याद आता है कि अल्फ्रेड का स्पर्श ठंडा था और उसने आसानी से स्पाइसी वसाबी खा लिया था। अपने गुरु की चिंता में वेल अंधेरे जंगल में उड़ता हुआ उसे ढूंढने निकलता है। अंधेरा होने की वजह से वो जमीन पर गिर जाता है, लेकिन आखिरकार अल्फ्रेड से मिलता है। वेल उसे जंगल में अनडेड के बारे में चेतावनी देता है और उसे साथ खींचने की कोशिश करता है, लेकिन अल्फ्रेड स्वीकार करता है कि वो खुद ही वो विस्परिंग डेड है। 5 साल पहले वो ड्यूक के साथ दवा की खोज में था, लेकिन उन पर मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया। अल्फ्रेड ने लड़ाई की जबकि ड्यूक भागने की कोशिश कर रहा था, और अंत में जब उसकी मना खत्म हो गई तो उसकी मौत हो गई। हालांकि वो एक अनडेड बन गया क्योंकि उसके पास अभी भी एक विश है जो वो पूरा करना चाहता है। वो विश है कि वह अपनी मैजिक नॉलेज को पास कर सके। तो जब उसने वेल की प्रेजेंस को सेंस किया, वो बहुत खुश हुआ। वो आखिरकार मूव ऑन कर सकता है। वेल को बस उसकी फाइनल ट्रायल पास करनी है। वो चाहता है कि वेल उसे होली मैजिक से पर्ज करे। वेल प्रोटेस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन अल्फ्रेड अपने शरीर में फैलती अनडेथ को दिखाता है। वो ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता और वो एक ज़ॉम्बी बन जाएगा। अल्फ्रेड
वेल को होली मैजिक इस्तेमाल करना सिखाना शुरू करता है। जब वेल मैजिक कास्ट करना शुरू करता है, एल्फ्रेड के चारों ओर की ब्लैक ऑरा पर्ज होने लगती है और एल्फ्रेड दर्द में चीखता है। फिर भी वो वेल को कंटिन्यू करने के लिए कहता है। वेल की आंखों से टीयर्स निकलने लगते हैं क्योंकि वो अपने मास्टर को गुड बाय नहीं कहना चाहता, लेकिन एल्फ्रेड उसे सब कुछ याद रखने के लिए कहता है जो उसने सिखाया। वेल झुकता है और एल्फ्रेड को थैंक्स कहता है इससे पहले कि वो उसे अनडेड स्टेट से रिलीज कर दे। एल्फ्रेड राहत में मुस्कुराता है क्योंकि वो धीरे धीरे लाइट में फेड हो जाता है और वो वेल को अपनी लाइफ जीने की सलाह देता है। वेल अपनी पेन और सफरिंग को रात में चीखता है, लेकिन वो अपने टीयर्स पोंछता है और मुस्कुराता है। वो अपने टीचर के लास्ट वर्ड्स का पालन करने का प्रॉमिस करता है। कुछ साल बाद वेल अपनी मदर को गुड बाय करता है जब वो घर से अपने एडवेंचरर बनने के ड्रीम को पूरा करने के लिए निकलता है। एडवेंचरर एकेडमी में हलचल है और स्टूडेंट्स के स्पारिंग करने से शोर भरा हुआ है। एक क्लासरूम में नए एनरोल्ड प्यूपिल्स अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। एक ब्लू हेड लड़की खुद को लुइस के रूप में इंट्रोड्यूस करती है, जबकि एक पिंक हेड लड़की खुद को आईना कहती है। वेल के इंट्रोड्यूस करने के बाद उनका टीचर उन्हें पेपर्स देता है भरने के लिए। ये सभी स्टूडेंट्स का बुरा सपना है, एक ग्रुप वर्क। उन्हें दूसरों स्टूडेंट्स के साथ एक पार्टी बनानी होगी। डिनर के दौरान वेल पहले से ही लोनली महसूस करता है क्योंकि कोई उसके पास नहीं बैठा। पास की टेबल पर लुइस और आईना उसके बारे में गॉसिप कर रहे हैं। वेल उनके बैच का एकमात्र स्कॉलरशिप स्टूडेंट था। एक और लड़का, ब्लॉन्ड जिसका नाम अर्विन है, बताता है कि वेल की मैजिक पावर इतनी हाई है कि इंस्ट्रक्टर ने भी उसे सिखाने से गिव अप कर दिया। अगर कोई उसके साथ पार्टी में शामिल हो सके तो उनकी पूरी एकेडमी लाइफ आसान हो जाएगी। यही कारण है कि हर कोई वेल को स्टेयर कर रहा है और उसके पास आने से डर रहा है। शुक्र है अर्विन के पास पहले से एक प्लान है। वे गैस करते हैं कि वेल हमेशा अलोन रहता है क्योंकि वह उन्हें अप्रेस कर रहा है। इसलिए अगर वे सब टीम अप करें, अर्विन जो बेस्ट स्वॉर्ड्समैन है, लुइस जो बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट है और आईना जो बेस्ट स्पीयर वुमन है, तो वे वेल को अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए एंटाइज कर सकते हैं। इस बीच वेल को अभी तक आइडिया नहीं है कि बाकी उसके बारे में क्या सोचते हैं। वो अपने कॉन्डिमेंट्स शेयर करके फ्रेंड्स बनाने का डिसाइड करता है, लेकिन उसका प्लान तब इंटरप्ट हो जाता है जब कुछ स्टूडेंट्स ने लाउडली अर्विन के ग्रुप का सामना किया। वे अनाउंस करते हैं कि वेल उनके ग्रुप AX ट्रियोज में ज्वाइन करेगा, न कि उनके। इस बीच वेल को समझ नहीं आता कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं और वो जेलस हो जाता है कि बाकी सब पहले से इतने क्लोज हैं, तो वो सैडली वापस बैठ जाता है। अगली क्लास में उनके टीचर्स उन्हें हंटिंग के लिए असाइन करते हैं। वेल दूसरों के साथ पार्टी बनाने के लिए एक्साइटेड है, लेकिन वो जल्द ही देखता है कि हर कोई पहले से अपने ग्रुप्स में है। अगली टेबल पर लुइस सोचती है कि क्या उन्हें वेल को इनवाइट करना चाहिए, लेकिन अर्विन उसे शट डाउन कर देता है क्योंकि वे वेल को डिसअपॉइंट कर सकते हैं अगर वे जल्दबाजी करें। उन्होंने वेल के सोलो पार्टी को एक चैलेंज समझ लिया कि उन्हें ज्यादा क्रीचर्स कैप्चर करने होंगे अगर वे उसके लेवल तक पहुंचना चाहते हैं। कुछ घंटों बाद स्टूडेंट्स अपने प्रे को इंस्ट्रक्टर के सामने प्रेजेंट करते हैं। अर्विन का ग्रुप बहुत कॉन्फिडेंट है क्योंकि उन्होंने 3 होल बोर्स पकड़े। जब वेल आता है, वो एक मैजिक बैग निकालता है जो एल्फ्रेड ने उसे दिया था और उसमें से वेरियस एनिमल्स निकालना शुरू करता है। जल्द ही उसने पूरी टेबल भर दी। उसकी स्ट्रेंथ देखकर AX ट्रियो वेल को अपने पार्टी मेंबर बनाने से गिव अप कर देता है क्योंकि वो क्लियरली उनके लीग से बाहर है। बाकी भी ये देखकर रूम छोड़ देते हैं। इस बीच वेल, जो सक्सेस से परेशान है, अपने किल्स का बाउंटी ले रहा है। वो सबको अपने साथ मील के लिए इनवाइट करने वाला था, लेकिन जब वो टर्न्ड अराउंड, वहां कोई नहीं था। उस रात अर्विन अपने वोस को शेयर कर रहा है। लड़कियां, चूंकि वे सभी सबसे बड़ी संतान नहीं थी, इसलिए उन्हें डिस्पोजेबल माना गया। सबसे बुरी बात यह है कि जब उन्होंने अपनी पावर्स को जागृत किया तो वे अपने परिवार से अधिक ओपी हो गई। इस तरह उनके माता पिता और भाई बहन उनसे एम्बैरसमेंट के कारण दूर रहने लगे। वे गुस्सा हो रही हैं कि उनके सपने सिर्फ इसलिए कुचले जा रहे हैं क्योंकि वे देर से पैदा हुई। उन्होंने डिसाइड किया कि वे हार नहीं मानेंगी और वेल को उन्हें रिकॉग्नाइज करवाएंगी। अगले दिन एरविन और लड़कियां जंगल में गहराई तक चले गए, लेकिन वे तुरंत भेड़ियों से घिर गए। शुक्र है वेल पास में हंटिंग कर रहा था और अपनी ट्रैकिंग मैजिक से उन्हें सेंस कर लिया।
वो उनका दोस्त बन सकता है अगर वो उन्हें बचाए। इसलिए वो जल्दी से उस जगह की ओर बढ़ा। एरविन, लुइस और ईना भेड़ियों से लड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुपीरियर संख्या बहुत ज्यादा साबित हो रही है। एरविन इंजर्ड हो जाता है और भेड़िया उन पर कूद पड़ती है, लेकिन वेल आखिरकार पहुंच जाता है। एक स्पेल के साथ चट्टानों के स्पाइक्स तेजी से क्षेत्र को भर देते हैं, भेड़ियों को पीछे फेंकते हुए और लोगों को प्रोटेक्ट करते हुए। बाद में वे वेल से ट्रबल के लिए माफी मांगते हैं और बताते हैं कि वे सिर्फ उसे रिकॉग्नाइज करवाना चाहते थे। वेल कंफ्यूज था, लेकिन बाकियों ने आगे बताया कि वेल द्वारा इस्तेमाल किया गया मैजिक सचमुच एस रैंक है और वो उनसे पूरी तरह अलग दुनिया में है। इसलिए वे पार्टी बनाने का इरादा छोड़ रहे हैं। वेल उन्हें रोकने वाला था, लेकिन उनका इंस्ट्रक्टर अंदर घुस आया और खुशी से घोषणा की कि उन्हें सभी को ड्यूक ने एक पार्टी के लिए आमंत्रित किया है। उनका क्लासरूम इस प्रेस्टिजियस सेना के निमंत्रण से गूंज उठा। हालांकि एक पार्टी पूपर ने अनुमान लगाया कि शायद उन्हें इसलिए बुलाया गया क्योंकि ड्यूक उनके महान मेज सहपाठी वेल से संपर्क करना चाहता है। वेल ने यह सुन लिया और दुखी हो गया कि वे सभी अपने बारे में इतना नीचा सोचते हैं। केवल एरविन और लड़कियां ही थे जिन्हें परवाह नहीं थी, जो पहले से ही ये प्लान कर रहे थे कि क्या पहनना है। पार्टी में उनके सहपाठी का अनुमान सही साबित हुआ जब ड्यूक ब्लाइक्रोडर ने बाकियों को इग्नोर किया और सीधे वेल से बात करने गया। ड्यूक ने खुद को अमादियुस के रूप में इंट्रोड्यूस किया और वेल का अभिवादन किया। उसने वेल को प्राइवेट चर्चा के लिए आमंत्रित किया, लेकिन सबको शॉक देते हुए वेल ने लुइस, ईना और एरविन को भी इनवाइट किया, ये जस्टिफिकेशन देकर कि वे उसके पार्टी मेंबर्स हैं। ड्यूक के मैंशन के अंदर ड्यूक अमादियुस ने वेल को अपने वर्तमान कोर्ट मैजिशियन ब्रांटैग रिंगस्टैट से मिलवाया। वो अल्फ्रेड का पूर्व शिक्षक भी है। ब्रांटैग ने खुलासा किया कि उसे वास्तव में 7 साल पहले अल्फ्रेड की प्रेजेंस गायब होने का एहसास हुआ था। चूंकि अल्फ्रेड एक अंडर था, ब्रांटैग ने अनुमान लगाया कि अल्फ्रेड ने आखिरकार अपनी इच्छा पूरी की और एक डिसाइपल ढूंढ लिया। वेल अब उसी क्षेत्र से आया था जहां अल्फ्रेड की मृत्यु हुई थी, और वो अल्फ्रेड का मैजिक बैग भी कैरी कर रहा है, तो क्या वो अल्फ्रेड का डिसाइपल है? वेल ने स्वीकार किया कि वह है और ब्रांटैग को अपने मास्टर के अंतिम क्षणों के बारे में बताया। ब्रांटैग दुखी था कि एक बच्चे को अपने ही मास्टर का एक्सर्सिज्म करना पड़ा, लेकिन वो वेल का आभारी भी था कि उसने अल्फ्रेड को शांति दी। फिर वेल ने मैजिक बैग की सामग्री लौटा दी जो ड्यूक की सेना से सप्लाईज थी जब वो पहले जंगल में गया था। मीटिंग के बाद ईना और बाकी लोग पहले सुनी हुई बातों पर डिस्कस कर रहे हैं। उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई कि उन्होंने वेल को पहले जज किया था। वास्तव में वेल उनके जैसा ही था, अपने नोबल माता पिता का स्पेयर बेटा। जब वेल आया तो उन्होंने उससे माफी मांगी। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि वे वास्तव में केवल वेल की पावर का इस्तेमाल अपनी जिंदगी सुधारने के लिए करना चाहते थे। उसके साथ पार्टी में रहकर वेल हंसा और स्वीकार किया कि उसने भी पहले उनका इस्तेमाल किया था। वो क्रीपी ड्यूक के साथ अकेले नहीं रहना चाहता था, इसलिए उसने उन्हें साथ लिया। हालांकि वो उनके साथ पार्टी में रहना चाहता है। बाकी लोग हंसे और उसे खुशी से एक्सेप्ट कर लिया। इस बीच ड्यूक आया और वेल को इन्फॉर्म किया कि उसे अल्फ्रेड की चीजें लौटाने के लिए फाइंडर्स फी मिलेगा। ये कुल 1000 गोल्ड कॉइन्स है, और पता चला कि वेल को अल्फ्रेड की एस्टेट भी इनहेरिट होगी। उस रात बाद में वेल अपने नए मैंशन में खाना खा रहा था। ये इतना बड़ा था कि वो फिर से अकेला फील करने लगा। वो सोचता है कि क्या बाकी लोग उसके साथ रहने को तैयार होंगे। वेल और उसके दोस्त एक मैजिक एयरशिप में स्काई में उड़ रहे हैं, राजधानी की ओर जा रहे हैं। वे अपने भाई एरिच के यहां जा रहे हैं, वेडिंग। लुइस इतनी एक्साइटेड थी कि उसने पहले से ही अपना सबसे फ्लैम्बॉयंट आउटफिट पहन लिया था ताकि वो रिस्क करके किसी नोबल का एम्प्लॉय बन सके। वो उम्मीद कर रही थी कि कोई नोबल्स उसे रिटेनर के रूप में हायर करेंगे। एरिच ब्रांड फैमिली में शादी कर रहा है तो वहां नोबल्स होने चाहिए। इस बीच एरविन बिजी होकर एक पोल पकड़े हुए है, नाचने के लिए नहीं बल्कि इसलिए कि उसे फ्लाइंग शिप पर भरोसा नहीं कि वो स्काई से नहीं गिरेगा। ब्रांटैग, जो उनकी गाइड की तरह कैपिटल तक ले जा रहा है, उन्हें अश्योर्स करता है कि एक मैजिक एयरशिप कभी स्काई से नहीं गिरेगा।
दुर्भाग्य से उसने जल्दबाजी कर दी, क्योंकि अचानक डार्क क्लाउड्स ने आसमान भर दिया और इस स्टॉर्म के बीच में एक ह्यूज स्केलेटल ड्रैगन दिखाई दिया। पैसेंजर्स तुरंत कैरन्स बन गए और क्रू से ड्रैगन के बारे में कंप्लेन करने लगे, लेकिन क्रू ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो ड्रैगन से छुटकारा पालेंगे। आखिरकार उनके पास ग्रेट मैजिशियन ब्रांटैग है। इस बीच शिप के ब्रिज के अंदर ब्रांटैग एक्चुअली ड्रैगन के खिलाफ हार मान चुका है। वो अनडेड ड्रैगन को हरा नहीं सकता, क्योंकि वो होली मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन उसे कोई पता है जो कर सकता है। फिर वो वेल की ओर मुड़ता है। वेल रिजेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रांटैग उसे पीयर प्रेशर डालकर मजबूर करता है। वेल फ्लाइट मैजिक का इस्तेमाल करके स्केलेटल ड्रैगन के पास जाता है, जो जल्दी से डार्क मायास्मा उसकी ओर फेंकता है। वो अनस्केथ रहता है, क्योंकि एक टाइमली बैरियर उसे बचा लेती है, लेकिन नीचे के ट्रीज सड़ गए। एयरशिप के लिए ब्रांटैग एक लार्ज बैरियर बनाए हुए है, ताकि पैसेंजर्स को बैटल से बचाया जा सके। वेल होली मैजिक शुरू करता है, लेकिन ड्रैगन उन्हें नोटिस करता है और अटैक के लिए चार्ज करता है। फिर एक कैट और माउस का खेल शुरू होता है, जहां वेल ड्रैगन के क्लॉज से डॉज करता है। शुक्र है वो अपना स्पेल पूरा करता है और ड्रैगन पर डालता है। ड्रैगन रिटेलिएट करने की कोशिश करता है, लेकिन वेल की मैजिक इसके एसिड ब्रेथ को पार करके सीधे हिट करती है। ड्रैगन अकेले डा नहीं करना चाहता था। मेरा मतलब, कौन चाहता है? तो ड्रैगन अपनी डाइंग स्ट्रेंथ से वेल पर अटैक करता है। वेल फिर से मैजिक बैरियर इस्तेमाल करता है और कुछ सेकंड्स बाद ड्रैगन डिसइंटीग्रेट हो जाता है और उसकी हड्डियां गिर जाती है। वेल अपनी मैजिक बैग से हड्डियां कलेक्ट करना शुरू करता है और ऐसा करते वक्त उसे हड्डियों के साथ एक लार्ज रेड जेम दिखता है। ये ड्रैगन का कोर था। पैसेंजर्स ने शिप पर वापस पार्टी की और ब्रांटैग अपने एक पुराने पार्टी मेंबर अरुतेरियो को इंट्रोड्यूस करता है, जो अब मर्चेंट है। अगली मॉर्निंग सब अभी भी लास्ट नाइट की पार्टी से स्लॉश्ड है, जबकि वेल और उसके फ्रेंड्स हराइजन की ओर देख रहे हैं, जहां कैपिटल सिटी स्ट्रटबर्ग इंतजार कर रही है। डिसएम्बार्क करने के बाद ब्रांटैग उन्हें स्लिप देता है और उन्हें अरुतेरियो के एकर में छोड़ जाता है। ये बिल्कुल टाइम पर हुआ, क्योंकि किंग के नाइट्स अभी आए थे। वो वेल को ड्रैगन मारने के लिए थैंक करते हैं और उसे पैलेस में इनवाइट करते हैं। उसके फ्रेंड्स उसे पैलेस के दरवाजे पर डिच कर देते हैं और वेल अरुतेरियो के साथ किंग से मिलने के लिए रह जाता है। शुक्र है किंग बस वेल को 6th रैंक का बैरनेट रिवॉर्ड के रूप में देता है। एरिच के घर पर ब्रांटैग और बाकी लोग वेल की प्रमोशन के बारे में बात कर रहे हैं। एरिच बिलीव नहीं कर सकता कि इतने शॉर्ट टाइम में उसका छोटा भाई अब उनके फादर से भी ऊंचा रैंक पा गया है। वास्तव में वेल अब अपना नोबल लाइन शुरू कर सकता है। ईना और बाकी लोग वरी करने लगते हैं कि वेल शायद एडवेंचरर बनना छोड़ दे, लेकिन ब्रांटैग उन्हें अश्योर्स करता है कि टाइटल मिलने का मतलब वो नहीं है। वेल अभी भी फ्री है कि वो क्या करना चाहता है। कैसल में वेल पहले से ही नोबल होने का हैसल महसूस कर रहा है। वो अभी आर्ग्यू कर रहे हैं कि वेल को मैजिक हड्डियों और जेम के लिए कितना पे करना चाहिए, जो उसने ड्रैगन से लूटेड किया था। कार्डिनल हॉयनहाइम वेल की रेस्क्यू के लिए आता है और नोबल से प्राइस पर कॉम्प्रोमाइज करने को कहता है। इस बीच अरुतेरियो वेल को एक्सप्लेन कर रहा है कि कार्डिनल और लॉर्ड मार्शल एडगर बस वेल से फेवर लेना चाहते हैं, ताकि वो चर्च या मिलिट्री के साथ साइड ले। सन सेट हो रहा था जब वेल को घर जाने की परमिशन मिली, लेकिन कैसल के बाहर एक आदमी वेल पर चिल्लाता है और स्पीयर घुमाना शुरू कर देता है, एक फिजेट स्पिनर की तरह घूमते हुए। अरुतेरियो समझाता है कि ये जरूर एक नाइट होना चाहिए जो उसका रिटेनर बनने की उम्मीद कर रहा है। शुक्र है उस ह्यूमन फिजेट स्पिनर को जल्दी ही पकड़ लिया गया और गार्ड्स ने उसे भगा दिया। एरिच की वेडिंग में वेल ने अपने बड़े भाइयों को उदास देखा। पता चला कि उन्हें अभी तक अपने फैमिली से वेडिंग गिफ्ट नहीं मिला था। इससे उनकी फैमिली दूसरों नोबल्स के सामने रूड लगेगी। उनके सबसे बड़े भाई कर्ट ने बस एक लेटर भेजा जिसमें बताया कि उनके पास कोई मनी नहीं है। इससे भी बुरा ये कि इससे ड्यूक ऑफ ब्लेक रोडर भी बैड लगेगा। आमतौर पर एक ड्यूक अपने वैसल को लोन देता है अगर उनके पास पैसा नहीं होता, लेकिन चूंकि उनके फादर बहुत प्राइडफुल है, लोन मांगने के लिए लोग सोच सकते हैं
कि ड्यूक एमेडियस ने बस मनी देने से मना कर दिया। उनके चिंतित चेहरों को देखकर वेल वॉलंटियर करता है कि वह उनके बिहाफ पर वेडिंग गिफ्ट का खर्च उठाएगा। एरिज की वेडिंग सेरेमनी सफल रही और वेल खुशी से उनके लिए ताली बजाता है, लेकिन अंदर से उसे लगता है कि नोबल होना बहुत हैसल है। शुक्र है, पार्टी के बाद वेल की फॉर्चून आखिरकार बदल गई। अरुतेरियो उसे कुछ का एक जार देता है जो वो सिटी में खरीदने की उम्मीद कर रहा था। ये सॉबिन्स का जार था। वेल जल्दी से उसे और अपने फ्रेंड्स को अपने घर टेलीपोर्ट करता है। फिर उन्होंने पूरी नाइट सॉबिन्स को पकाया और वेल ने मैजिक का इस्तेमाल करके इसके फर्मेंटेशन को तेज किया। ये सब इसलिए ताकि वह मिसो सूप बना सके। फिर वह अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ खाना शेयर करता है और खुद से प्रॉमिस करता है कि वो सबसे अच्छा नोबल बनेगा जो वह बन सकता है। अगला एपिसोड शुरू होता है वेल के कार्डिनल होहेनहे द्वारा बैप्टाइज होने से। उनकी रिलीजन में इनवाइट करने के लिए थैंक्स के रूप में वेल कार्डिनल को एक सब्सटैंशियल गिफ्ट देता है। उसी मोमेंट कोई दरवाजे पर टी देने के लिए नॉक करता है। वेल नन यूनिफॉर्म में लड़की को देखते ही स्मिटन हो जाता है। फिर वो खुद को एलिस के रूप में इंट्रोड्यूस करती है, कार्डिनल होहेनहे की ग्रैंडडॉटर। जब वेल उसे इंट्रोड्यूस करने के लिए खड़ा होता है, उसे एलिस से कुछ स्ट्रेंज महसूस होता है। वो सेंस कर सकता है कि वो मैजिक इस्तेमाल कर सकती है। कार्डिनल उसकी सस्पिशंस की पुष्टि करता है और बताता है कि एलिस वास्तव में होली हीलिंग मैजिक इस्तेमाल कर सकती है। ये इंप्रेसिव था क्योंकि वेल भी सिर्फ होली प्यूरिफिकेशन मैजिक ही यूज कर सकता है। एलिस अभी चर्च में वुंडेड को हील करके मदद करती है और उसने सेंट होहेनहे का निकनेम भी कमाया है। हालांकि कार्डिनल होहेनहे वास्तव में चाहता है कि एलिस एक नॉर्मल लड़की बने और शादी करे। वास्तव में बहुत सारी फैमिलीज पहले से ही उसके लिए मांग कर रही है। वेल मजाक करता है कि शायद उसे भी उसके हैंड के लिए कंपटीशन में शामिल होना चाहिए। हालांकि वो अभी अनरिच है। कार्डिनल अग्री करता है और पूछता है कि क्या ये प्रॉपर होगा कि वे शादी करे जब वो एज में आए। वेल हंसते हुए अग्री करता है, लेकिन उसकी हंसी अकेले गूंजती है। इस तरह वेल की एलिस से मुलाकात के कुछ मिनट्स बाद ही एंगेजमेंट हो गई। मीटिंग के बाद कार्डिनल होहेनहे अपने गार्डन में अकेले टी पी रहा है। वो और उसका बटलर चर्चा कर रहे हैं कि क्या वेल और एलिस की एंगेजमेंट को जल्दी पुश करना स्मार्ट था। कार्डिनल होहेनहे ने तो पहले से ही किंग की परमिशन ले ली थी, तो ड्यूक ब्लेक रोडर, वेल का बॉस, भी कंप्लेन नहीं कर सकता। इससे भी जरूरी, उन्हें वेल को अपने फैमिली से जोड़ने के एडवांटेजेस पहले ही दिख गए थे। पहला, जो गिफ्ट वो लाया था वो गोल्ड से भरा एक चेस्ट था। मतलब वेल पहले से ही चर्च की पावर देख सकता है। विस्काउंट्स के रैंक वाली फैमिली के रूप में एलिस का एक बैरनेट से शादी करना उनके फैमिली के लिए बूंद साबित होगा। इस बीच अपने भाई के घर पर वेल अपने पार्टी मेंबर्स को अपनी एंगेजमेंट की न्यूज देता है। वे सब वेल के लिए हैप्पी हैं, लेकिन वेल ही अकेला अनसैटिस्फाइड है। वो पहले एक लड़की को जानना चाहता था, इससे पहले कि उसकी एंगेजमेंट हो। हालांकि उसके फ्रेंड समझाते हैं कि अपने स्पाउस को न जानना वास्तव में बहुत कॉमन है। वास्तव में उसके भाई एरिच ने भी अपनी वाइफ को शादी के दिन ही पहली बार देखा था। तो अब वे वेल को अपनी आंखें बंद करने के लिए अर्ज करते हैं ताकि वे उस पर क्लाउन मेकअप लगा सकें। वेल द क्लाउन अभी डिस्गाइज में है क्योंकि वो कैपिटल को टूर करना चाहता था बिना सबके सकअप करने के। वास्तव में अभी कोई उसे ड्रैगन स्लेयर के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, भले ही वो स्टोर के बीच में खड़ा हो। अरविन उसे अपनी जल्द होने वाली वाइफ के लिए कुछ खरीदने के लिए उकसाता है, जिससे वेल सोचता है कि एलिस इस सब के बारे में क्या सोचती होगी। अपने शॉपिंग स्प्री के बाद वेल राजधानी में घूम रहा था जब वो गलती से उस लड़के से टकरा गया जो उसका रिटेनर बनने की भीख मांग रहा था, द ह्यूमन फिजेट स्पिनर। अरविन उसे आश्वासन देता है कि कोई भी वेल को उसके क्लाउनिश आउटफिट में नहीं पहचानेगा, लेकिन उनकी सरप्राइज के लिए स्पियर गाय वेल के दांतों को पहचान लेता है। आसपास के लोग सुनते हैं और नाइट्स वेल से उन्हें रिटेनर के रूप में हायर करने के लिए शोर मचाने लगते हैं। इस बीच स्पियर गाय फिर से अपनी स्टिक घुमाने वाला होता है। वेल खुद को कमोशन होने से पहले टेलीपोर्ट कर लेता है। घर वापस एरिच सुझाव देता है कि वेल को अब एक रिटेनर रख लेना चाहिए ताकि वह दूसरों के ऑफर्स को ठुकरा सके। अरविंद जल्दी से वेल का रिटेनर बनने की पेशकश करता है और वेल उसे तुरंत हायर कर लेता है। अरविंद शॉक हो जाता है, जबकि वेल बस एलिस के लिए खरीदा हुआ गिफ्ट निकालता है और कैसल से चला जाता है। इस बीच
अरविन अभी भी खड़ा है, स्टंट खुशी में कि उसे रिटेनर की जॉब मिल गई। वेल होएने के मैंशन में टेलीपोर्ट करके उनके गार्डन में घुस जाता है। कार्डिनल उसे लगभग पकड़ लेता है, लेकिन वो तुरंत जमीन पर लेट जाता है। जब एलिस उसे देखती है, वो तुरंत उसका हाथ पकड़ता है और कार्डिनल के दोनों को देखने से पहले छिप जाता है। दोनों रूफटॉप पर छिपते हैं, जहां वेल एलिस के लिए खरीदी हुई कुकीज निकालता है। दुर्भाग्य से सारा छिपना कुकीज को कुचल देता है। वो कुकीज को पीछे छिपाता है और एलिस से पूछता है कि क्या वे थोड़ी देर चैट कर सकते हैं। जब वो उससे एंगेजमेंट के बारे में उसके थॉट्स पूछता है, एलिस बस उसकी ओर स्माइल करती है और जवाब देती है कि उसे ये नाइस लगता है। उसके ग्रैंडफादर ने वेल को चुना था और वो ड्रैगन स्लेयर की वाइफ बनकर खुश है। घर वापस अरविन आईना और लुईस से बोस्ट कर रहा है कि वो वेल का रिटेनर बन गया है। दोनों लड़कियां मिफ्ट है क्योंकि उन्होंने दोपहर सिर्फ क्लोथ्स की शॉपिंग में बिताई। वे सोचती है कि क्या उन्हें भी वेल से रिटेनर बनने के लिए पूछना चाहिए, लेकिन अरविन स्माइल करता है और इस बात पर लॉर्ड्स करता है कि वे उसके अंडरलिंग्स बनेंगी क्योंकि वो पहला रिटेनर था। जब एरिच और उसकी वाइफ आते हैं, अरविन डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है, जबकि लुईस एक अल्टरनेटिव आइडिया ढूंढती है कि वे अरविन से ऊपर कैसे जा सकती है। उन्हें बस वेल की कॉन्क्यूबाइंस बनना है। जब वेल आता है, लुईस तुरंत अपनी नई क्लोथ्स और वियर्ड डांस मूव्स से उसे रिस्क करने की कोशिश करती है। वेल को समझ नहीं आता कि वो क्या कर रही है और बस रूम से चला जाता है। उस रात बाद में लुईस अपनी नई क्लोथ्स को काटती है ताकि वेल को बेहतर सेड्यूस कर सके। आईना लुईस के ड्राइव की तारीफ करती है, लेकिन लुईस मानती है कि वो ऐसा इसलिए कर रही है ताकि उसका फैमिली उसे एक्नॉलेज करे जब वो अपना डोजो खोलेगी। आईना उसकी मोटिवेशन से प्रेरित होती है और डिसाइड करती है कि वो भी पूरा एफर्ट डालेगी। इस बीच वेल को एलिस से डिनर इनविटेशन मिलता है। अगले दिन एलिस और वेल एक प्रिटी ऑकवर्ड डिनर शेयर करते हैं। खाने के बाद वेल जाने वाला होता है जब होएने का बटलर पास आता है और वेल को एडवाइस देता है कि वो एलिस को उनकी पहली डेट की याद में कुछ दे। इसलिए वे पास के ज्वेलरी शॉप जाते हैं। ज्वेलरी शॉप की शेल्फ्स पर विभिन्न साइजेस और जेम्स वाली रिंग्स सजी है। वेल के लिए ये सब टैकी और अनरिफाइन लगता है। एलिस क्वाइटली वेल से कहती है कि उसे कुछ एक्सपेंसिव खरीदने की जरूरत नहीं, लेकिन वेल उसे एश्योर करता है कि उसके पास मनी है। आखिरकार उसके पास ड्रैगन को हराने का रिवॉर्ड अभी भी है। फिर उसे शॉप के कोने में एक प्रिटी प्लेन रिंग दिखती है। स्टोर ओनर सुझाव देता है कि उसे कुछ और खरीदना चाहिए क्योंकि ये एंगेजमेंट रिंग के लिए बहुत प्लेन है, लेकिन वेल देख सकता है कि एलिस उस रिंग को देखकर स्माइल करती है, इसलिए वो इसे खरीदने का डिसाइड करता है। ये वास्तव में नॉर्मल रिंग से 6 गुना महंगी थी क्योंकि ये एक मैजिक स्टोन से बनी थी। रिंग खरीदने के बाद वे घर वापस जाते हैं। कैरेज राइड में एलिस वेल से पूछती है कि क्या उसे सचमुच पता था कि रिंग मैजिक स्टोन से बनी है। स्टोर ओनर के अनुसार ये बड़ी मैजिक पावर स्टोर कर सकती है, तो शायद वेल ने इसे इसलिए खरीदा ताकि एलिस फ्यूचर में यूजफुल हो सके। हालांकि वेल क्लैरिफाइज करता है ये सब सच नहीं था। उसने बस रिंग चुनी क्योंकि उसे लगा कि ये एलिस को सूट करेगी। फिर वो एलिस से एडमिट करता है कि अपनी पूरी स्टे के दौरान कैपिटल में वो लगातार ड्रैगन स्लेयर कहलाने के प्रेशर से एग्जॉस्टेड हो रहा था। वैसे ही वो एलिस से अमेज्ड है, जो यंग उम्र से ही सेंट कहलाने के प्रेशर को विथस्टैंड कर पाई। फिर वो रिंग पर मैजिक डालना शुरू करता है और ये कैरेज को रेड लाइट से नहला देता है। ये फिर उनके चारों और स्टारलाइट का इल्यूजन बनाता है, जो वेल को अमेजिंग लगता है। इस बीच एलिस बस वेल को देखती रहती है, उनकी हाल की हार्टफेल्ट कॉन्वर्सेशन से टच्ड होकर। उसी रात बाद में कार्डिनल होएनहे अपने बटलर से वेल के बारे में उसकी ओपिनियन पूछते हैं। बटलर एडमिट करता है कि वेल एक हार्ड टू डिसर्न पर्सन लगता है। हालांकि उसने नोटिस किया कि अनलाइक बाकी मेन जो एलिस को सेंट की तरह ट्रीट करते थे, वेल ने उसे बस एक नॉर्मल यंग गर्ल की तरह ट्रीट किया। अरविन, लुईस और आईना अपनी स्टे को कैपिटल में एंजॉय कर रहे हैं। अरविन लड़कियों से पूछता है कि वेल को सेड्यूस करने का उनका प्लान कैसे चल रहा है, लेकिन लड़कियां इंसिस्ट करती है कि वे कोई रश में नहीं है। वेल पहले से ही एलिस के साथ कैपिटल में बिजी है, तो वे उसे ब्रेचबर्ग लौटने पर सेड्यूस करेंगी। उनकी हॉरर के लिए एलिस अचानक अराइव कर जाती है। थैंकफुली उसने उनकी बातें ओवरहियर नहीं की। अरविन उसे इन्फॉर्म करता है
कि वेल को पैलेस में समन किया गया था। हालांकि एलिस वहां वेल से मीट करने नहीं आई थी, बल्कि उनसे मिलने आई थी। वो उनसे पूछना चाहती है कि वेल किस तरह का मैन है। इस बीच पैलेस में किंग ने अभी वेल से एक और ड्रैगन को स्ले करने को कहा था। चूंकि वो टेक्निकली अभी भी किंग के रूलरशिप के अधीन नोबल है, वेल के पास अग्री करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। नाइट कमांडर वेल और ब्रांटाग को उनकी सबसे रीसेंट एक्सपेडिशन के बारे में एक्सप्लेन करता है। वे पास के पल्केन्य प्रेरी को डेवलप करने की प्लान बना रहे हैं ताकि कैपिटल की फूड शॉर्टेजेस को रिजॉल्व किया जा सके। अनफॉर्चुनेटली वो प्रेरी एक एंशिएंट ड्रैगन का टेरिटरी है जिसका नाम ग्रेगलैंड है। चूंकि सिर्फ मेजर्स ही ड्रैगन की ब्रेथ को विथस्टैंड कर सकते हैं, वे वेल और ब्रांटाग की एड लेना चाहते हैं ड्रैगन को ड्राइव अवे करने में। वेल अनश्योर है कि क्या 2 मेजर्स एक एंशिएंट ड्रैगन को डिफीट कर सकते हैं। लेकिन किंग के पास जॉब के लिए एक एडिशनल मैन है। एक मस्कुलर मैन कमरे में बाज करता है और हैप्पीली सबको ग्रीट करता है। फिर वो किंग के सामने नील करता है और फियर्सली डिक्लेयर करता है कि वे तीनों पल्केन्य प्रेरी पर एट वंस जाएंगे और ड्रैगन को वैंक्विश करेंगे। वो पैलेस मैजिशियन है आर्मस्ट्रॉन्ग। वॉरियर की तरह दिखने के बावजूद वो एक्चुअली एक बहुत स्ट्रांग मेज है। फिर तीनों डिपार्ट करते हैं स्काई में उड़ते हुए प्रेरी की ओर। आर्मस्ट्रॉन्ग लीड में है, अपनी स्पीड से वेल को सरप्राइज करते हुए। वे अभी पल्केन्य प्रेरी के बॉर्डर पर मिलिट्री गैरिसन की ओर हेडेड है। वहां से वे स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे और ड्रैगन का सामना करने से पहले सब कुछ प्रिपेयर करेंगे। वापस एरिज के प्लेस पर एरिज बाकियों को वेल के नए मिशन के बारे में अपडेट करता है। पता चलता है कि वेल को वहां सिर्फ ड्रैगन से छुटकारा पाने के लिए नहीं भेजा गया था। ड्रैगन के जाने के बाद प्रेरी में रहने वाले मॉन्स्टर्स बाहर आ सकते हैं और नियर बाय टाउन्स पर अटैक कर सकते हैं, तो वेल को उन्हें भी एक्सटर्मिनेट करना होगा। उसे टेम्पररी आर्मी उठाने की परमिशन भी दी जाएगी। बाकी पूछते हैं कि एक्चुअल आर्मी वाला लैंडेड नोबल इस मिशन के लिए क्यों असाइन नहीं किया गया, लेकिन पता चलता है कि इसके पीछे पॉलिटिकल रीजन था। अगर कोई दूसरा लैंडेड नोबल ये करता तो वो लैंड मांग सकता था, लेकिन चूंकि वेल बस नोबल ऑफ द रोब है, वे उसे मेडल्स और मनी से रिवॉर्ड कर सकते हैं, जबकि रॉयल फैमिली सारा लैंड रखता है। इस बीच उनके एस्टेट के गेट्स के बाहर कमोशन सुनाई देता है। नाइट्स का एक ग्रुप अभी भी बाहर गैदर हो रहा है। वेल का रिटेनर बनना चाहता है। उनकी लीड में ह्यूमन फिजेट स्पिनर है जो अभी भी अपने स्पीयर को स्पिन कर रहा है। यही लोग वेल की टेम्पररी आर्मी बनाएंगे। अरविन को पहले से ही उस शख्स पर पिटी हो रहा है जो इस रैगटैग ग्रुप को लीड करेगा, लेकिन एरिच एक्सप्लेन करता है कि एक्चुअली अरविन ही वो शख्स होगा। चूंकि वेल फील्ड में है, उसका रिटेनर अरविन को ये रोल लेना होगा। अरविन पोजीशन को रिजेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी उसे एश्योर करते हैं कि वह फाइन करेगा। इसलिए अरविन ने अगले कुछ डेज अपनी सेना को पल्केन्य प्रेरी की ओर मार्च किया। उनकी टेम्पररी सेना में एक नोबल का बच्चा या एक मालिकहीन रिटेनर शामिल था। सभी बैटलफील्ड में कुछ ग्लोरी कमाने और सोसाइटी में अपना रैंक बढ़ाने की उम्मीद कर रहे थे। रात के दौरान अरविन अपने टेंट को अपने पार्टी मेंबर्स के साथ साझा करता है। लड़कियां वास्तव में भी एंग्शियस हो रही थी क्योंकि ये उनकी डेब्यू बैटल होगी। थैंकफुली उन्हें केवल नॉर्मल मॉन्स्टर्स के खिलाफ लड़ना था, वेल की तुलना में जिसकी डेब्यू बैटल एक स्केलेटल ड्रैगन के खिलाफ थी। एक और पर्सन फिर कैंपेन में शामिल होने के लिए आता है। ये एलिस थी। चूंकि वो हीलिंग मैजिक का उपयोग कर सकती थी, उन्हें कैंपेन में मदद करने का आदेश दिया गया था। वो उनसे पूछती है कि वेल कहाँ है, तो अरविंद समझाता है कि वेल वास्तव में ड्रैगन के डेन के पास कैंप कर रहा है। जब डॉन आता है, वे उसे मारना शुरू करेंगे। जब डॉन आता है, वेल, ब्रांटाग और आर्मस्ट्रॉन्ग ड्रैगन के डेन को नीचे देखते हैं। ये एक बड़े क्रेटर में था जो अजीब दिखने वाली क्लॉलाइक चट्टानों से भरा था। फिर ग्राउंड हिलने लगता है जब ड्रैगन अपनी नींद से जागता है। चट्टानें टुकड़ों में टूट जाती है, जिसके नीचे ग्रीन ड्रैगन प्रकट होता है। ड्रैगन एक अलौकिक रोर छोड़ता है जो बैटल की शुरुआत का संकेत देता है। आर्मस्ट्रॉन्ग जल्दी से अपना आर्मोर स्पेल डालता है, खुद को स्टील प्लेट आर्मोर में सजाता है और एक बड़े हैमर से आर्म्ड होता है। फिर वो स्काई में उस जगह उड़ता है जहां ड्रैगन उड़ रहा है और अपने हैमर को उसके सिर पर मारता है। वेल, आर्मस्ट्रॉन्ग की स्ट्रेंथ से अमेज था। आर्मस्ट्रॉन्ग जादू का उपयोग कर रहा है जो उसकी मैजिक पावर को फिजिकल पावर में बदल देता है। इसके अलावा
उसके आर्मोर की डिफेंसिव स्ट्रेंथ उनकी नॉर्मल मैजिक बैरियर से कहीं अधिक है। जब आर्मस्ट्रॉन्ग ड्रैगन को वापस ग्राउंड में फेंकता है, ब्रैंटैग वेल को वार्न करता है कि उसे तैयार हो जाना चाहिए। आर्मस्ट्रॉन्ग ड्रैगन को ग्राउंड में कुश्ती करता है, जिससे वेल सोचता है कि उन्हें उसकी जरूरत भी क्यों है। ब्रैंटैग बताता है कि आर्मस्ट्रॉन्ग का जादू वास्तव में बहुत सारा मना जल्दी कंज्यूम करता है। अगर उसका मना खत्म हो गया तो वो मर जाएगा। इसलिए आर्मस्ट्रॉन्ग ड्रैगन को जितनी जल्दी हो सके पिन करने की कोशिश कर रहा है ताकि वेल फाइनल ब्लो लगा सके। आर्मस्ट्रॉन्ग वेल को सिग्नल देता है और वेल अपना जादू छोड़ता है, जो उस विशाल ड्रैगन को रिस्ट्रेन करता है। इस बीच उनकी सेना के साथ एलिस हराइजन को देख रही है, जबकि वेल के बारे में सोच रही है। अरविन और बाकी लोग फिर ब्रेकफास्ट लेकर आते हैं, उम्मीद करते हैं कि वे उसे वरीइंग से डिस्ट्रैक्ट कर सकें। उन्होंने एलिस को वेल का फेवरेट खाना मिसो सूप, जो उन्होंने साथ में बनाया था, से भी इंट्रोड्यूस किया। उनकी बैंटर से एलिस खुश होती है, जब तक कि एक और सोल्जर खबर लेकर नहीं आता। वेल ने अभी सक्सेसफुली ड्रैगन को हरा दिया था। फील्ड में वापस वेल ड्रैगन के कॉर्प्स को अपने मैजिक बैग में स्टोर करता है। इस मिशन में ज्यादा रिवॉर्ड्स नहीं है, इसलिए वे ड्रैगन के कॉर्प्स को बेचकर ज्यादा पैसे कमाने की प्लानिंग कर रहे हैं। हालांकि आर्मस्ट्रॉन्ग और ब्रैंटैग वेल को वार्न करते हैं कि सबसे हार्ड हिस्सा अभी बाकी है। आखिरकार एल्फ्रेड खुद किसी स्ट्रॉन्ग दुश्मन से नहीं हारा था, बल्कि मॉन्स्टर्स की भारी संख्या से हारा था। कुछ आवर्स बाद एलिस कैंप में है, घायलों को हीलिंग करने में जितना हो सके मदद कर रही है। इतने सारे मॉन्स्टर्स हैं कि फ्रंट लाइन से घायल सैनिक लगातार आते रहते हैं। सैनिक कहते हैं कि वे लाइन को केवल मेजर्स की वजह से होल्ड कर पा रहे हैं। एलिस उनकी बातचीत सुनती है और वेल के लिए उसकी वरी गहरी हो जाती है। हालांकि उसे अपने हिस्से पर फोकस करना पड़ता है। वो पूरी नाइट हर किसी को हील करती है जितना वो कर सकती है। उसने अपने रिंग में स्टोर्ड जादू का भी उपयोग किया, जो वेल ने उसे दिया था। थोड़ी देर बाद वो ब्रेक लेने के लिए बैठती है। सामने वाला नाइट उसे नोटिस करता है और पूछता है कि क्या वह सच में ड्रैगन स्लेयर से एंगेज्ड है। एलिस उस नाइट से पूछती है कि क्या वेल वास्तव में फ्रंट लाइंस में सेफ है, लेकिन नाइट उसे एश्योर करता है कि वेल न केवल ठीक है, बल्कि वो एकमात्र रीजन है कि वे फाइट जीत रहे हैं। नाइट टिप्पणी करता है कि वेल जैसे हीरोज वास्तव में नॉर्मल लोगों से ऊपर है। उसके शब्द एलिस को वेल के साथ हुई बातचीत याद दिलाते हैं। वेल को वास्तव में हीरो कहलाना पसंद नहीं था, क्योंकि इसके साथ प्रेशर आता है। उसे वेल के सैक्रिफाइस के लिए दुख होता है, क्योंकि वेल है अभी भी कठिन मेहनत करते हुए, अपने हीरो होने का ढोंग करते हुए एलिस ने उसके साथ रहने का निर्णय लिया और अपना हिस्सा निभाने का फैसला किया, संत होहेन के रूप में। वो पूरी रात सबको हील करती रही और जब उसका मना खत्म हो गया तो उसने एक और मेडिक से कुछ मेडिकल सप्लाईज मांगी, जिनका इस्तेमाल वो पुराने तरीके से घावों को ठीक करने के लिए कर सकती थी। शुक्र है जल्द ही एक सैनिक आया, चिल्लाते हुए कि वे जीत गए हैं। दुर्भाग्य से उन्हें एक रेस्क्यू टीम की जरूरत थी, क्योंकि सर बॉमिस्टर घायल हो गए थे। एलिस घबरा गई और घायल सैनिकों की ओर दौड़ पड़ी। उसने वेल को पुकारा, लेकिन जब वो सैनिकों के समूह से गुजरी तो पता चला कि घायल व्यक्ति वास्तव में वेल का एक भाई था। फिर एक आवाज ने उसे पुकारा और वो वेल था, चिंतित लेकिन उसे देखकर खुश। एलिस को इतनी राहत मिली कि उसका सारा स्ट्रेस एक साथ आ गया और वो बेहोश हो गई। जब एलिस जागी तो वेल उसके पास इंतजार कर रहा था। वेल ने एलिस को बताया कि उसने फ्रंटलाइंस पर सुना था कि उसने हर घायल को ठीक किया जो वापस भेजा गया था। संत की शक्ति के कारण हर कोई अंत तक लड़ सका। वेल उसे पानी लाने के लिए जाने वाला था, लेकिन एलिस ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बताया कि वो उसके हीरो न होने की भावनाओं को समझती है। थोड़ी देर बाद आर्मस्ट्रांग आया और एलिस को जोर से गले लगाया। वेल के आश्चर्य में आर्मस्ट्रांग वास्तव में एलिस का अंकल था। कुछ दिन बाद वेल और उसके पार्टी मेंबर्स अपना सामान एक नए घर में ले गए। अपनी नई उपलब्धियों के कारण वे इंडेफिनेटली राजधानी में रहने लगे। एलिस कुछ मिसो सूप लेकर आई और वेल ने उसका स्वागत किया। वो वास्तव में वेल के साथ कुछ क्लैरिफाई करना चाहती थी। चूंकि वो लुइस और ईना के साथ रह रहा था, उसे लगा था कि वो पहले से ही उनसे एंगेज्ड है। वेल ने जल्दी से समझाया कि वे सिर्फ पार्टी मेंबर्स हैं जो साथ रहते हैं, लेकिन उसने मौका लिया
और उससे कॉन्क्यूबाइंस के बारे में उसकी राय पूछी। हालांकि एलिस को उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जैसा कि वेल ने हर किसी से पूछा था। इस तरह जब लुइस और ईना ने फिर से उसकी कॉन्क्यूबाइंस बनने की पेशकश की तो वो मना नहीं कर सका। अगला एपिसोड एक और शादी के साथ शुरू होता है। इस बार ये वेल का दूसरा भाई हेलमुट था, जो अब एक और नाइटडम में शादी कर रहा था। उनमें से प्रत्येक दुनिया में ऊपर चढ़ रहा था, खासकर वेल, जो पूरे किंगडम का ध्यान आकर्षित कर रहा था। खासकर अब जब किंगडम एक टूर्नामेंट आयोजित कर रहा था। सभी नोबल्स को अपने जीवन में कम से कम एक बार पार्टिसिपेट करना अनिवार्य था। दुर्भाग्य से केवल स्वॉर्ड्समैनशिप, स्पीयरमैनशिप, आर्चरी और हैंड टू हैंड ही थे। एक नोबल के रूप में वेल से उम्मीद की जाती थी कि वो तलवार का उपयोग कर सके, इसलिए उसे शायद उसमें ज्वाइन करना चाहिए। वेल सोचता है कि क्या वह अपनी बॉडी को मैजिक से एनहांस कर सकता है, जैसे आर्मस्ट्रांग, लेकिन एरिच उसे चेतावनी देता है कि किसी भी तरह का मैजिक अलाउड नहीं है। हर सुबह लुइस, ईना और एरविन अपने मॉर्निंग रन पर जाते हैं। एरविन हमेशा लड़कियों से कंप्लेन करता है कि ये कितना अनफेयर है कि वे खुद को मैजिक से एनहांस करती है। काश उसके पास भी इतनी मैजिक पावर होती। इस बीच वे वेल को ऊपर उड़ते हुए देखते हैं। सीरियस लग रहा है और कहीं जा रहा है। बाद में ब्रांटैग रुकता है और लड़कियों को इन्फॉर्म करता है कि उन्हें भी ड्यूक अमाडियस के आदेश से टूर्नामेंट में ज्वाइन करना है। उन्हें एक नोबल की बेटी के योग्य लड़ाई लड़नी होगी। दोनों लड़कियां जल्दी से खड़ी हुई और कमरे से चली गई। उन्हें टूर्नामेंट की तैयारी के लिए मैजिक के बिना लड़ना सीखना होगा। इस बीच एरविन सोफे पर आलस करता रहा। भले ही वो टूर्नामेंट में हार जाए, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हालांकि ब्रांटैग बताता है कि अगर वो खुद को ट्रेन नहीं करता तो बाकी लोग उसे पार्टी में लायबिलिटी समझ सकते हैं और उसे बाहर निकाल सकते हैं। डिनर के दौरान विल खबर साझा करता है कि पिछले टूर्नामेंट का विजेता वॉरेन दूसरों को चमकने का मौका देने के लिए टूर्नामेंट से विड्रॉ कर रहा है। इसका मतलब है कि उनके लिए टूर्नामेंट में ग्लोरी कमाना थोड़ा आसान होगा। हालांकि वो बाकियों से एलिस को उनकी पार्टी में जोड़ने की परमिशन भी मांगता है। बाकी लोग आसानी से अग्री कर लेते हैं, क्योंकि एलिस की हीलिंग मैजिक निश्चित रूप से उनकी पार्टी के लिए एक वरदान होगी। इस बीच एरविन अपनी पार्टी में अपनी पोजीशन को लेकर एंग्शियस महसूस करता है, इसलिए वो जोर से सबको घोषणा करता है कि वह टूर्नामेंट जीतेगा और पीछे नहीं रहेगा। अगले दिन अरविन अपनी पूरी कोशिश करता है ड्यूरिंग उनके जॉग्स, जिससे दो लड़कियां पीछे रह जाती हैं। इस बीच एक लगभग मरता हुआ वेल उन्हें कैच करने की कोशिश करता है। उन्होंने पुलअप्स भी किए और वेपन्स ट्रेनिंग, जिसमें वेल अपने स्वॉर्ड को कंट्रोल करने में फेल हो जाता है। इवन जब सन ढल जाता है, तीनों अभी भी अपने ट्रेनिंग के साथ कंटिन्यू करते हैं, जबकि वेल एग्जॉशन से बेड पर बीमार पड़ जाता है। अरविन इतना ट्रेनिंग करता है कि उसका हैंड स्वॉर्ड पकड़ने से ब्लीड करने लगता है, और फिर भी वो स्विंगिंग जारी रखता है। लड़कियां सोचने लगती है कि मे बी अरविन वास्तव में पूरा टूर्नामेंट जीत सकता है। दुर्भाग्य से उन्हें फिर टूर्नामेंट के बारे में कुछ बैड न्यूज मिलती है। पता चलता है कि वॉरेन को किंग ने टूर्नामेंट में ज्वाइन करने और यूथ्स के लिए हर्डल बनने का ऑर्डर दिया था। अरविन इस न्यूज से सैड हो जाता है और वो अपने रूम की ओर जाता है। लड़कियां उसे चीयर करने की कोशिश करती है और वे इंसिस्ट करती है कि इवन अगर अरविन नहीं जीतता तो भी ठीक होगा। हालांकि वो इंसिस्ट करता है कि उसके जैसे समवन जिसके पास मैजिक नहीं है, उसे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने की जरूरत है। लड़कियां उसके फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाती क्योंकि उनके पास मैजिक है। आइना और लुइस उसके वर्ड से हर्ट हो जाती है और वे क्वाइटली चली जाती है। अगली मॉर्निंग अरविन वेल से पूछने की कोशिश करता है कि क्या वो उसे पार्टी से किक कर देगा अगर वो टूर्नामेंट नहीं जीतता। हालांकि वेल किसी और चीज के बारे में स्ट्रेस कर रहा था। पता चलता है कि एलिस भी उनकी पार्टी में ज्वाइन करने को लेकर एंग्शियस हो रही है। अनलाइक उन्हें, उसने फिजिकली बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं किया है। अरविन रियलाइज करता है कि एवरीवन वास्तव में अपनी इनसिक्योरिटीज से डील कर रहा है, इसलिए वो बाहर जाता है और लड़कियों से अपोलोजाइज करता है। टूर्नामेंट के दिन सभी अरीना की ओर जाते हैं और रेडी हो जाते हैं।
एलिस इवन एक लंच बॉक्स लेकर आती है ताकि सभी उनके फाइट्स के बाद एंजॉय कर सकें। वेल के फर्स्ट मैच के लिए वो अनएक्सपेक्टेडली अपने सबसे बड़े एडवर्सरी से मिलता है, वॉरेन, जो नाइट कमांडर और पास्ट टूर्नामेंट विनर है। वेल अपनी स्वॉर्ड निकालता है और अपना रिजॉल्व मजबूत करता है, लेकिन जब बेल बजती है जो ड्यूअल की स्टार्ट का सिग्नल देती है, वॉरेन तेजी से आगे बढ़ता है और अपनी स्वॉर्ड के हिल्ट से वेल के स्टमक पर मारता है, जिससे वो इंस्टेंटली नॉकआउट हो जाता है। जब वो वेक्सअप करता है, वो दूसरों के साथ टी के लिए ज्वाइन करता है, जबकि उसके टीम मेंबर्स अपने राउंड्स में फाइट करते हैं। हर विन के साथ अर्विन स्वॉर्ड्समैनशिप डिवीजन में रैंक्स ऊपर चढ़ता है, आइना स्पीयरमैनशिप डिवीजन में और लुईस हैंड टू हैंड कॉम्बैट डिवीजन में। दुर्भाग्य से लुईस प्रिलिमिनरी के सेमीफाइनल राउंड में हार जाती है। ब्रैंटैग उसके एफर्ट्स की तारीफ करता है क्योंकि वो मैजिक को प्रोहिबिट करने वाले ड्यूल्स में मैजिक फिस्ट स्टाइल के डिसएडवांटेज के बावजूद गुड रैंकिंग हासिल करने में सक्सीड हुई। आइना के लिए वो स्पीयरमैनशिप डिवीजन के फाइनल प्रीलिमिनरीज तक पहुंचती है और शॉकिंगली उसका अगला अपोनेंट ह्यूमन फिजेट स्पिनर है। वो आइना को देखकर एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि इसका मतलब है कि वेल शायद देख रहा होगा और उसका परफॉर्मेंस देखेगा। ड्यूअल की स्टार्ट पर ब्रो आगे बढ़ता है और आइना में थ्रस्ट करना शुरू करता है। आइना काउंटर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रो अपनी स्पीयर से उसकी स्पीयर को ब्लॉक करता है। फिर वो अपनी सिग्नेचर फिजेट स्पिनर मूव का यूज करता है और आइना को डिसआर्म कर देता है। आइना अपनी लॉस की रिपोर्ट दूसरों को देती है और उन्हें इन्फॉर्म करती है कि ह्यूमन फिजेट स्पिनर वास्तव में प्रिटी स्ट्रांग है। उसका नेम रॉडरिच है और मर्चेंट फैमिली से होने के कारण वो अकाउंटिंग और लॉज के साथ भी नॉलेजेबल है। हालांकि वो नोटिस करती है कि वेल सुन नहीं रहा था, वो स्लीप में चला गया था, क्योंकि वास्तव में उसने आज एलिस के लाए सभी फूड्स को प्रिपेयर किया था। इस बीच अर्विन ने अपना सेमीफाइनल राउंड जीत लिया था। दुर्भाग्य से उसे अपने शोल्डर में प्रिटी डीप वाउंड मिला और मैटर्स को वॉर्स करने के लिए उसका अगला अपोनेंट कोई और नहीं बल्कि नाइट कमांडर वॉरेन है। लड़कियां अर्विन के वूंड्स को पैच करती है, जबकि एक ऑफिशियल उसे अगले राउंड को फॉरफिट करने के लिए अर्ज करता है। उसके वूंड्स उसके लिए कंटिन्यू करने के लिए बहुत सीरियस है। हालांकि अर्विन ने पहले ही माइंड बना लिया है कि वो पूरा टूर्नामेंट फिनिश और विन करेगा। लड़कियां रिवील करती है कि उन्हें वास्तव में पता है कि ब्रैंटैग ने अर्विन से क्या कहा था। अर्विन पॉइंट करता है कि ब्रैंटैग